Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lecture of mechanics. Today I'll deliver lecture number 4 on rectilinear motion, chapter number 8. स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स का प्रीवियस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है जो कि बेसिकली क्यू और गौरीब की बुक का चैप्टर नंबर 8 है, रेक्टिलिनियर मोशन जिसका नाम है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है। जब कभी भी आप कहते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होता है वो आपके पास क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब इसके डिफरेंट आर्टिकल्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है डिस्कस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट लेते हुए मोशन को डिस्कस करें। या आपके पास आ सकता है डिराइव न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, के न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन, या वैसे भी वो कह सकता है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं वो तीनों हमने इस आर्टिकल में डिराइव करनी है। तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। कहते हैं सपोज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर डिस्कस करना है। तो एक पार्टिकल लिया है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन उसकी ये है, एट टी इज इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज एट ओ। मतलब जब टाइम टी 0 था, मैं यहाँ पर इसको स्केच कर देती हूँ कि जब टाइम क्या था आपके पास 0 था, तो पार्टिकल आपका ये समझे पार्टिकल है, ये कौन सी पोजीशन पर था, ओ पोजीशन पर था। और इस पॉइंट पर वो कहता है एंड इट्स वेलोसिटी बी यू, और इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो आपके पास यू है। आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद, लेट अ पार्टिकल बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ। मतलब ये पॉइंट ओ है और पार्टिकल मूव कर गया है और उसने डिस्टेंस कवर किया है कितना, एक्स। ठीक है, और पॉइंट पहुंच गया है, वो पार्टिकल पहुंच गया इस पॉइंट पी तक। मतलब ओ और पी के दरमियान में आपके पास कितना डिस्टेंस हो गया, और पी के दरमियान में आपका डिस्टेंस हो गया एक्स। ठीक है, फ्रॉम ओ वेयर इट्स वेलोसिटी बी वी, जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या आ गई है, वी। मतलब यहाँ पर अब इस केस में आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका हो गया एक्स, टाइम आपके पास हो गया टी, क्योंकि उसने कोई कहा है कोई वक्त लगा है उसको ये यहाँ पर आफ्टर टाइम सम टाइम, और वेलोसिटी इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है आपके पास, वी। अब हमें पता है कि उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वहां पर। और एक्सेलरेशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, बेसिकली डी वी बाय डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन होगी। यहां से अगर आप आगे प्रोसीड करें तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। यहां से आप इसको सेपरेबल फॉर्म बना लें, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रल ले लें दोनों तरफ, डी वी। ए आपके पास कांस्टेंट है लिहाजा इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, डी टी। वी का इंटीग्रल आपके पास वी आ गया डी वी का, और ए एज इट इज, और यहाँ पर टी। क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट नहीं है, लिहाजा यहाँ पर एरर ऐड करेंगे और उस एरर को हम कांस्टेंट कहते हैं, और वो कांस्टेंट आपका क्या आ गया, ए। इसको आप इक्वेशन 1 कह के स्टॉप कर दें। अब इनिशियली जब आपके पास क्या था, आप यहां पर लिखेंगे इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब आपके पास t 0 था, तो आपको मैंने रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने पिक्चर बनाई है। जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी उस टाइम आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v की जगह यहां पर आ जाएगा आपके पास u, a इंटू 0 प्लस a। सो यहाँ पर a की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है u। इस वैल्यू को उठा के आप किस में सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर जाएगी, इट विल इंप्लाई v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। इसको मजीद आप अरेंज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पर आपके पास v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके पास एक्सेलरेशन है और t आपके पास टाइम है। अच्छा, इसी चीज को फर्दर हम प्रोसीड करते हैं तो क्या हमारे पास आएगा, क्योंकि 3 इक्वेशंस बनानी है आपके पास फर्स्ट है। आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब v को आप लिख सकते हैं dx बाई dt। क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। और राइट साइड आपकी एज इट इज रहेगी। आप सेपरेबल फॉर्म बना लें और इंटीग्रल अप्लाई कर दें, u प्लस ए टी, ये इंटीग्रल साइन, और dt x, यहाँ पर u आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है, तो यहाँ पर u बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आ जाएगा? वो t आ जाएगा, प्लस a बाहर आ चुका है और t का इंटीग्रल आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2। और फिर कुछ और एरर इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट नहीं है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 कह के स्टॉप कर दें और वही आप काम करेंगे इनिशियली व्हेन टाइम आपके पास जब 0 था तो आपके पास x भी क्या था? 0 था। इन कंडीशंस को इसमें यूज करें। 0 इज इक्वल्स टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब 0 प्लस 0 प्लस b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b ओवर हियर? b इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू आर सपोज टू यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या इंप्लाई कर जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाई x इज इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाय 2 ए टी स्क्वायर, और b की जगह यहाँ पर 0 हो चुका है। ये चीज बेसिकली आपके पास क्या है? दिस इज सेकेंड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसको कहते हैं। 2 इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव कर चुके हैं, थर्ड को आपने डिराइव करना है। इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या फाइंड आउट कर लें? आप t की वैल्यू को अलग कर लें। ये जो रिजल्ट है आपका, इसमें से आप t की वैल्यू को अलग कर लें। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या होगा? t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास v माइनस यू बाय ए। और इस चीज को यूज कर दें आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या इंप्लाई कर जाएगी आपके पास? x इज इक्वल्स टू u और t की जगह क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय ए प्लस 1 बाय 2 a v माइनस यू बाय ए होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, एक आप एलसीएम में लेंगे, 2 भी एलसीएम में लेंगे तो वो 2ax यहाँ पर हो जाएगा। ठीक होगी बात? और यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पर 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो 2uv से कैंसिल हो जाएगा। फर्दर जो रिजल्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बचेगा वो ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और यही आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी थी तो आप लोगों ने वो डिराइव कर ली है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये है कि इसको आप आर्टिकल की फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं? डेरिवेशंस की फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। ये केस था जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया। नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे फ्लक्चुएट करता है जब हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो कहता है डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल। अब की बार आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही लेनी, वेरिएबल एक्सेलरेशन लेनी है और उसके 3 केसेस बनेंगे। पहला केस मैं डिस्कस करने लगी हूँ यहाँ पर, वो आपके पास होगा टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। जब आपके पास एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करे? टाइम पर डिपेंड करे। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस बनेगा जब आपके पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करे, और फिर थर्ड केस बनेगा जब एक्सेलरेशन आपकी डिस्टेंस पर डिपेंड करे। वो तीनों केसेस आपने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। पहला केस डिस्कस करें व्हेन टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, मतलब व्हेन एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हो? दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt f ऑफ t। यहाँ से आप सेपरेबल फॉर्म बना लें,
डी और इंटीग्रल ले लें, ये एफ ऑफ टी डी टी और ये आपके पास इंटीग्रल, इसकी वैल्यू आ गई v। इसका कोई आपके पास आंसर आएगा, कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। उस जनरल आंसर को मैंने फाई ऑफ टी कह दिया, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, लिहाजा एरर भी होगा तो वो ए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी फाई ऑफ टी प्लस ए। आप क्या करें, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेबल फॉर्म में आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, फाई ऑफ टी प्लस ए और यहाँ पर डी टी आ जाएगा। एक्स डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स आ गया, इसका कोई आंसर आएगा, कोई भी आंसर हो सकता है, मैंने इसको साई ऑफ टी का नाम दे दिया जनरल। ए का क्या आ जाएगा, ए टी, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कौन सा होगा, बी। तो ये आपने वो केस डिस्कस किया है जब आपके पास एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही हो, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही हो टाइम पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास मतलब नेक्स्ट केस सॉरी इसका क्या है, व्हेन वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि वेरिएबल ही करनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तब भी वेरिएट कर सकती है जब आपके पास सॉरी एक्सेलरेशन वेरिएबल करनी है, तो आपने तब भी वेरिएशन आप दिखा सकते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तब भी एक्सेलरेशन जो होगी वो वेरिएबल होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन को मैं क्या ले लूँ, इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर आपने याद रखना है कि आप ए को किस से चेंज करते हैं, ए को आप हमेशा वी डी वी बाई डी एक्स से चेंज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना है कि टाइम के अलावा किसी और पर डिपेंड करेगा तो एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स से चेंज हुआ करेगा। यहाँ से आपने इसको क्या कर लेना है, सेपरेबल फॉर्म बना लेनी है, तो वो आपके पास हो जाएगी डी वी और ये एफ ऑफ वी बाय में आ गया और ये डी ऑफ एक्स यहाँ पर आ गया और इसका आपने इंटीग्रल ले लिया। इस इंटीग्रल का कोई ना कोई आंसर लाजमन एग्जिस्ट करेगा। आप फॉर एग्जांपल उसको फाई ऑफ वी का नाम दे दें, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स और यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट, जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट आप इस साइड पर जिस मर्जी साइड पर आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। और ये तो था जब कि आपके पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करी और आपसे डिस्टेंस मांग लिया जाए। इसका एक और भी फार्मूला हो सकता है कि अगर वो आपसे क्या मांग ले, वो आपको कह ले कि आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है लेकिन आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है, देन यू आर सपोज टू रिप्लेस दिस ए बाय अगेन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ वी। इसको आप इंटीग्रेट करें, चले यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे डी वी एफ वी, यहाँ पर इंटीग्रल साइन, ये आपके पास आ गया डी टी। इसका कोई भी आंसर आ सकता है, इसका जो भी आंसर आया मैंने उसको फॉर एग्जांपल साई ऑफ वी लिख दिया प्लस मैंने कोई कांस्टेंट डाल दिया और यहाँ पर आपके पास टी निकल आया। ये तो मैंने केस नंबर 2 डिस्कस कर लिया जब वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन होगी। इसका थर्ड केस भी बनेगा जब एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी किस पर, डिस्टेंस पर। थर्ड केस आपके पास क्या है कि जब आपके पास डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन हो तो फिर आप क्या करते हैं, आपके पास एक्सेलरेशन आप किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर, मतलब a इज अ फंक्शन ऑफ x। तो a मैंने आपको कहा टाइम के अलावा किसी और पर डिपेंड करेंगे तो आप v डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस किया करेंगे। यहाँ पर आ गया f ऑफ x, इसको आप सेपरेट कर लें v डी वी एफ ऑफ x डी एक्स। अब सिंपल आपने इसका क्या करना है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने से आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर ही इंटीग्रल लगा देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। इसका कोई आंसर बनेगा, फॉर एग्जांपल मैं उसको साई ऑफ एक्स का कह देती हूँ और साथ में कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट ए भी हो सकता है, उसका हाफ भी हो सकता है। मैंने इस निस्बत से ए की जगह कांस्टेंट क्या ले लिया, ए बाई 2, ताकि मेरे पास एलसीएम लेना आसान हो जाए। वैसे आप ए भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, वी स्क्वायर आ गया, ये 2 साई ऑफ एक्स यहाँ पर चला गया, यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, ए बच गया। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास v क्या बन जाएगा, v विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 साई एक्स प्लस ए। मजीद आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज आपके पास होती है डी एक्स बाई डी टी के, तो डी एक्स को आप सेपरेट कर लें
और ये इंटीग्रल का साइन आ गया, और यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। और मैं इसको बाय में लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इसको बाय में, मतलब dx को मैंने यहीं पर रखा और जो उसका फंक्शन है यहाँ से उठा के उसको यहाँ पर ले आई हूँ, प्लस माइनस 2 साई x प्लस a, और ये जो t होगा वो दूसरी साइड पे जाके इंटीग्रल हो जाएगा। और जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीज़, मैं चलेंगे यहीं पे लिख देती हूँ दोबारा लिखने के बजाय, तो ये सारी चीज़ आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये सारी चीज़ आपके पास t के इक्वल हो जाएगी, और इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली आपने डिस्कस किया है मोशन ऑफ पार्टिकल विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, डेरिवेशंस ही है। मैंने जैसे पहले बताया है कि इस लेक्चर में सारे हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में एग्जांपल और उससे नेक्स्ट में एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। कहता है डिराइव द फार्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth यूनिट टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम, कि आपने डिस्टेंस कवर्ड निकालना है nth यूनिट ऑफ टाइम में, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए आपने फार्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बी द डिस्टेंसेस, ये आपके पास दो क्या हैं, डिस्टेंसेस है। ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट n एंड n-1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कि एक पार्टिकल है उसका डिस्टेंस जो है n सेकेंड में वो x1 है और n-1 सेकेंड में x2 है। तो आप इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालें कि वो कितना आएगा। आपको पता है सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट x1 है और टाइम कितना है n सेकेंड, तो आपके पास क्या बनेगा x1 un प्लस 1/2 a, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा n का स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, x2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x2 u और t की जगह आ जाएगा n-1 प्लस 1/2, यहाँ पर a आ गया और यहाँ पर आ गया n-1 का स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ के आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कुछ ये बनेगा x1 माइनस x2 un, x1 को पहले लिख लें 1/2 an स्क्वायर, और माइनस ये साइड वो क्या बनेगी un प्लस u माइनस 1/2 a, और इधर फार्मूला खोल लें a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से कैंसलाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें 1/2 an स्क्वायर, यहाँ पर बचा आपके पास u, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस एन ए बच जाएगा, और ठीक है। अब देखें इन दोनों को अगर आप कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म u प्लस इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1/2, और a आप कॉमन ले लें, यहाँ से ये माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा 2n-1, ये 1/2 a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचा, और यहाँ पर आपके पास 2n बच जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth यूनिट ऑफ टाइम। जो लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर में आ सकता है वो कह सकता है कि डिस्कस SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप डिस्कस करें, ठीक है। तो वो आप किसी के से करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें और फिर उसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे पार्टिकल का मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन के साथ, और वो एक्सेलरेशन पर कंडीशन ये है दैट एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, वो एक्सेलरेशन डायरेक्ट होनी चाहिए किसकी तरफ, मतलब उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए एक फिक्स पॉइंट की तरफ इन अ लाइन
और वो प्रोपोर्शनल किसकी होनी चाहिए, वही एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हो वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब दो बातें याद रखनी है कि एक मोशन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन वहां पर एग्जिस्ट करेगी। और एक्सेलरेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक्सेलरेशन हमेशा किसी फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्ट की जानी चाहिए और फर्दर वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उस डिस्टेंस के जो उस पॉइंट से लिया जाए, ठीक है। तो ये आपके पास SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि वो क्या है हमारे पास। लेट द फिक्स पॉइंट बी ओरिजिन, के एक फिक्स पॉइंट है और वो क्या है आपके पास ओरिजिन, में यहाँ पर ड्रॉ करने लगी हूँ, ठीक है। एट एनी टाइम t, कुछ टाइम के बाद, सपोज अ पार्टिकल इज एट पॉइंट P पर है वो पार्टिकल कुछ टाइम के बाद, विच इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम O, वो पॉइंट P जो नई पोजीशन है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है x, और वो पॉइंट लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर, वो भी बता दिया उसने कि वो पॉइंट आपका कौन सी साइड पर है, वो O की राइट साइड पर है, तो यहाँ पर पॉइंट P होगा। और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस उसने बता दिया है, इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आपके पास कितना है, x है। ठीक हो गई बात। इसको फर्दर प्रोसीड कर लें और इसको बैक साइड प्रोसीड कर लें। अच्छा, अब अगर हम SHM की डेफिनेशन लगाएं तो SHM हमें क्या कहता है, वो कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी x है, लेकिन उसने कहा है कि वो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड मीन पोजीशन। अब देखें पार्टिकल तो इस तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन है तो इस तरफ जाना है, मतलब डिस्टेंस से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पर नेगेटिव लगाया, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ एक्स। अब प्रोपोर्शनैलिटी को आपको इक्वलिटी में चेंज करना आता है, वो क्या होता है कि आप जब यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं तो यहाँ पर आपने कोई ना कोई कांस्टेंट शो करना होता है, वो लैम्डा ले लेते हैं। फर्दर एक्सेलरेशन आपके पास डबल डेरिवेटिव होता है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d² x/dt² माइनस लैम्डा एक्स, और इसको आप सेपरेबल फॉर्म में फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है d² x/dt² माइनस लैम्डा एक्स। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। तो प्रीवियस आर्टिकल में मैंने आपको बताया जब कभी भी एक्सेलरेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है तो आप उसको रिप्लेस करते हैं dv/dx से, और यहाँ पर आ गया माइनस लैम्डा एक्स। यहाँ से आप इसको सेपरेबल फॉर्म लेके और क्या आप कर दें, मतलब v सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि दो जो वेरिएबल v और x हैं, v वाली सारी साइडें एक चीज़ें सारी एक साइड पे कर लें और x वाली सारी चीज़ें एक साइड पे कर लें, और फिर उसके बाद आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी v²/2, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लैम्डा x²/2, और यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास आ गया a। इसको इक्वेशन 1 कह के स्टॉप कर दें। अब देखें जब आपके पास डिस्टेंस क्या था, सपोज पार्टिकल किस पर है, x = a पर है, या आप कह सकते हैं x = यहाँ पर मैं लिख देती हूँ व्हेन, या सपोज कर लें आप, व्हेन ना लिखें, सपोज x = a टाइम 0 और वेलोसिटी भी उस टाइम क्या होगी 0। x आपके पास a था, इसको इसमें पुट करें, वेलोसिटी आपकी 0 माइनस लैम्डा एक्स की जगह आ गया a²/2, यहाँ पर आ गया a, पुट करें वैल्यू या इधर शिफ्ट कर दें तो वो लैम्डा a²/2। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को उठा के आप किस में यूज़ कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी v² माइनस लैम्डा x² प्लस लैम्डा a²/2। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें से क्या सेपरेट कर लें, इसमें से आपने v को सेपरेट करना है, v को जब सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v² = 2 आपने कैंसिल कर दिया हुआ है, लैम्डा a² माइनस x², स्क्वायर रूट ले लें, v = प्लस माइनस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस x²।
अच्छा, इसको मजीद चेंज किया जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt, वेलोसिटी को आपने लिख लिया dx/dt प्लस माइनस लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेपरेबल फॉर्म बना लें, ये dx हो गया और इसको आप क्या कर लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल, और ये आपके पास यहाँ पर क्या आया, स्क्वायर रूट लैम्डा मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पर मेरे पास आ गया dt। ये बेसिकली आपके पास किसका फार्मूला है, ये आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला है x/a, और ये आपके पास स्क्वायर रूट लैम्डा साथ में आ जाएगा t, और इंडेफिनिट इंटीग्रल होने की वजह से आ गया एक कांस्टेंट b। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 कह के इसको स्टॉप कर दें। अब आप उसी तरीके से इनिशियल कंडीशंस को यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब आपके पास क्या था, t 0 था, व्हेन t इज इक्वल टू 0, x आपका किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो यहाँ पुट करें जब, तो a/a 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 किस पर आता है, वो π/2 पर आता है, लिहाजा यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में बन गया आपका π/2, और ये 0 हो गया, और ये b की वैल्यू आपके पास ये आ गई। जब इस वैल्यू को आप यूज करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा t, और यहाँ पर आपके पास आ गया π/2। यह आपने एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया है। अच्छा, यहां से आप मजीद इसको आगे सॉल्व करें, साइन को आप दूसरी तरफ लेके चले जाएं, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा x/a, यहाँ पर बच गया आपके पास साइन और स्क्वायर रूट लैम्डा t प्लस π/2। अब ये अलाइड एंगल है और ऑड मल्टीपल है π/2 का, लिहाजा कॉस में चेंज हो जाएगा साइन, और आपको पता है π/2 में कुछ ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये चीज़ आ गई। ठीक हो गई बात। अब इसको आप x को सेपरेट कर लें, x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर रूट लैम्डा और t स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हमारी शुरू हो रही है, तो वो क्या कहता है, नाउ कंसीडर क्या कर रहे हैं हम भाई, dx/dt जो बेसिकली वेलोसिटी है उसको आप नेगेटिव के केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था, तो मैंने एक केस ये डिस्कस किया था। अब मैं कौन सा केस डिस्कस करने लगी हूँ, बेशक आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पॉजिटिव केस, अब मैं नेगेटिव केस वाला लेने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो आंसर थे। चले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली जब डिस्कशन यहाँ पर पहुंची थी हमारी, तो इसमें प्लस माइनस था, तो मैंने आगे जब डिस्कशन प्रोसीड की है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है, इसका मतलब मैं नेगेटिव साइन वाला मैंने अब डिस्कस करने लगी हूँ मैं इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट लैम्डा t आपने अलग कर लिया, इसको आप सेपरेट कर लें, और साथ में ना फर्दर मोर यहाँ पर ये भी था, इसमें यहाँ पर ये चीज़ भी थी आपके पास, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ठीक हो गया, नेगेटिव वाला मैंने केस उठा लिया है। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, dx ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव मैं यहाँ पर देने लगी हूँ इंटीग्रल, और यहाँ पर लैम्डा, और ये dt जो डिवाइड हो रहा था ये इस तरफ आ गया। अब ये फार्मूला आपके पास किसका है, नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो ये कॉज इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा x/a, यहाँ पर स्क्वायर रूट लैम्डा, और साथ में आपके पास आ गया t, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो c आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 कह के स्टॉप कर दें। वही आप इनिशियल कंडीशंस को यूज करें। इनिशियल कंडीशंस आपके पास क्या है कि जब आपके पास क्या था, t 0 था, x 0 था, यहाँ पर आप बेशक लिख लें व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये क्या बनेगा, 0 नहीं है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा a है, ठीक है। यहाँ पर a पुट करेंगे तो a/a आपके पास 1 आ जाएगा, कॉज इनवर्स ऑफ 1,
cos 1 आपका किस पर आता है, 0 पर, तो ये लेफ्ट साइड सारी 0 जाएगी। ये t 0 होने की वजह से c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। उस c इज इक्वल टू 0 को आपने जब 3 में पुट किया तो आपके पास 3 क्या इम्प्लाई कर गई, cos इनवर्स x बाय ए स्क्वायर रूट लैम्डा t। दिस फर्दर इम्प्लाइज x बाय ए को आप सेपरेट कर लें, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ लैम्डा t, और इसको मजीद आप सेपरेट कर लें तो x आपके पास आ जाएगा a cos ऑफ लैम्डा t। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा कि जब आपके पास क्या था, जब आपने पॉजिटिव केस लिया तब भी x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट लैम्डा टी आया, जब आपने नेगेटिव केस कंसीडर किया तब भी आपके पास आंसर यही आया। ठीक है, अब एक और केस है हमारे पास कि जब हम लोग सपोज कर लें t 0 पर x 0 है, अभी तक तो हम लोगों ने t 0 पर x इज इक्वल टू a लिया, तो एक और केस हमारे पास क्या बन सकता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। अनदर केस वो क्या है, when t इज इक्वल टू 0, जब मैं टाइम को 0 लूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट को भी 0 लूँ। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 लूंगी तब मेरे पास जो वैल्यू बनेगी कांस्टेंट्स की वो किस तरीके से बनेगी, वो जरा देखिएगा। अभी तक तो मैंने केस डिस्कस किया है कि t इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू a लेके, दोनों केसेस पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। अब उसी में मैं पहले पॉजिटिव वाला वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कर लीजिएगा, जहाँ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है वहाँ b कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू निकालने लगी हूँ, लेकिन ये कंडीशंस लगा के। ठीक है, ये कंडीशंस मैं लगाऊंगी किस में, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा टी प्लस बी। तो जब मैंने वहां पर वैल्यूज लगाई तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो मेरे पास b0 बनेगा। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, देन साइन इनवर्स, ये पॉजिटिव वाला केस का जो आंसर है मैं वो लिखने लगी हूँ, स्क्वायर रूट लैम्डा टी प्लस बी। जब मैं यहाँ पर x को 0 लूंगी, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 पर होता है, यहाँ पर भी 0, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ। ये मैंने बेसिकली 4 केसेस डिस्कस किए हैं। एक केस मैंने डिस्कस किया है किस पॉइंट पर, 2 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं पॉइंट ओ पर, और 2 डिस्कस किए हैं मैंने पॉइंट पी पर। ये दोनों ओ पर हैं क्योंकि इसमें t 0 है और x 0 है। और इसी तरीके से जो पिछला केस था और ये जो ग्रीन जहाँ से शुरू हुआ है वो वाला केस बेसिकली डिस्कस हुआ है पॉइंट पी पर। अब चलते हैं नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ कि वो आपके पास क्या है। नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपने क्या करना है, आपने कंसीडर करना है क्या, ये उसी आर्टिकल का हिस्सा है। कंसीडर कौन सा केस, कौन सी इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, ए कॉज ऑफ स्क्वायर रूट लैम्डा टी, ये आपने कंसीडर की और इसको नए सिरे से आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मैंने पहले आई डॉट रोमन में लिखा था, अब मैं दूसरी वाली फॉर्म में लिख रही हूँ। अब मुझे ये पता है कि क्या होगा कि कॉज ऑफ लैम्डा टी का आंसर किस किस के दरमियान में आ सकता है उसकी, क्योंकि कॉस की रेंज -1 और 1 के दरमियान में हो सकती है, तो इसकी ये चीज़ आ गई। इसको मैंने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ये सारी चीज़ मेरे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये हो गया। मीन्स क्या कहता है कि वो जो आपने मोशन कंसीडर किया था, यहाँ पर दोबारा बनाने लगी हूँ, पॉइंट O से पॉइंट P तक जो आप लोगों ने डिस्टेंस लिया था कितना, x इज इक्वल्स टू a लिया था, ठीक है। और इस पॉइंट पर x क्या होता है, 0 होता है। तो वो ये कहता है कि x जो है जितना राइट साइड पे जाएगा उतना ही लेफ्ट साइड पे जाएगा। मतलब ये जो मैं रेड कलर में ड्रॉ करने लगी हूँ इस साइड पर डॉटेड लाइन में, वो भी एक पॉइंट है। अगर मैं इसको p प्राइम का नाम दे दूं तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपके पास x इज इक्वल टू a ही होगा, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये उसकी लेफ्ट साइड पर है। ओरिजिन की क्या, कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। वो इक्वेशन, इस इक्वेशन हमें ये बताया कि पार्टिकल यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, दोबारा पीछे इनर्शिया की वजह से पीछे जाएगा। तो यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू a, जब आपका x इज इक्वल टू a था तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी,
वेलोसिटी बेसिकली होगी, टाइम डेरिवेटिव इसका ले लें, v होगा आपके पास स्क्वायर रूट लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो है ये पीछे वाली डेरिवेशन जो पीछे है उधर से उठाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो लैम्डा, और ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए आपके पास वेलोसिटी क्या हो गई, 0। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जब आपके पास x इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम वेलोसिटी। और वो पोजीशन कौन सी होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर है, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये पॉइंट आपके पास मीन पोजीशन होता है और ये पॉइंट्स आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो वेलोसिटी के बारे में बात कर ली। अब एक्सेलरेशन के बारे में अगर वो बात करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, माइनस लैम्डा एक्स की इक्वल है। तो x को आपने a पुट करना है तो आपके पास आंसर यहाँ पर क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा a। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू a मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मिनिमम है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। ये केसेस आपने डिस्कस किए हैं किस पर, इन पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। अब यही केस मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगी हूँ। ये बेसिकली जब आपने आर्टिकल लिखना है तो आपने नीचे की तरफ जाना है। अब मैं डिस्कस करने लगी हूँ एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, मीन पोजीशन पर। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा, मीन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो यही वैल्यू क्या बन जाएगी, वेलोसिटी आपकी बनेगी क्या, लैम्डा, ये 0 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर रूट ए बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ए बनेगा। इसका मतलब है जब आपके पास एट एस इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, माइनस लैम्डा एक्स, तो एक्स को आपने 0 पुट करना है तो ए इज इक्वल टू 0, 0 आ चुकी है। इसका मतलब है जब आप x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आती है, मिनिमम आती है, क्या आती है, मिनिमम। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है लेकिन एक्सेलरेशन सबसे कम होती है, और इन टर्मिनल पॉइंट्स, इनको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं, उस पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। क्यों, अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये तो मोशन इस तरफ ही कंटिन्यू रहेगा ना, इसी तरफ चलता जाएगा, तो वापस कब आएगा, जब वेलोसिटी इकोनॉमिकली 0 होगी तब भी वो पीछे की तरफ आएगा। तो हमने ये देख लिया कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपकी वेलोसिटीज क्या होती हैं, 0, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और मेन पोजीशन पर आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0, एक्सेलरेशन भी 0, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, अब हमने बता दिया कि मेन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्टेंस का क्या बिहेवियर होगा, वेलोसिटी का क्या बिहेवियर होगा, एक्सेलरेशन का क्या बिहेवियर होगा। अपना टाइम पीरियड पर कंसंट्रेशन करते हैं। हमारी अब डिस्कशन टाइम पीरियड पर होगी। टाइम पीरियड के लिए हमने वही इक्वेशन दोबारा कंसीडर की है, कॉज ऑफ लैम्डा टी, और कॉस का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। हमने वो इसमें फंडामेंटल पीरियड ऐड कर दिया। पीरियड एक ऐसी चीज होती है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो किसी फंक्शन में ऐड करने से उस पर कोई फर्क ना आए, ठीक है। यहां से आप क्या करें, स्क्वायर रूट लैम्डा क्या ले लें, कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास t प्लस 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दूसरा मैं नंबर दे रही थी, इसको मैंने प्रीवियसली इक्वेशन नंबर 1 ही कहा हुआ था, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, फ्रॉम 1 and 2 द डिस्टेंस एट टाइम t एंड t प्लस 2, यहां से हमें क्या पता चला, मैं लिख देती हूँ कि जो डिस्टेंस आपका है किस पॉइंट पर, टाइम t पर और t प्लस 2 पाई बाय लैम्डा पर, वो सेम है, ठीक है। फ्रॉम 1
and to distance at time t and t plus 2 pi by square root lambda is same। ये आपके पास डिस्टेंस क्या है, सेम। डिस्टेंस आपका टी पर हो या टी प्लस 2 पाई बाय लैम्डा पर हो, डिस्टेंस आपका सेम है। अब इसकी आप वेलोसिटी निकाल लें, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लें इक्वेशन नंबर 1 को, डी एक्स बाई डी टी, वो बेसिकली वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस ए और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट लैम्डा और कॉस का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर रूट लैम्डा टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी ये है। अब इसमें इसका टाइम पीरियड आप ऐड करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट लैम्डा साइन, साइन का भी टाइम पीरियड आपके पास 2 पाई ही होता है। यहाँ पर अगेन आप कॉमन निकाल लें, स्क्वायर रूट साइन, यहाँ पर स्क्वायर रूट लैम्डा, और ये आपके पास चीज बची टी प्लस 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा। इसका मतलब है अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूं, तो जरा गौर करें, दोनों की लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 हमें ये कह रही है कि जो आपकी वेलोसिटी है किस पॉइंट पर, टी पॉइंट पर, और टी प्लस 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा वो सेम है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 velocity at t and t plus 2 pi by square root lambda is same। इसका मतलब हुआ टी और टी प्लस 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा पर डिस्टेंस भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। इसका मतलब है जो आपका मोशन है ना वो रिपीट होना शुरू हो गया है। देयरफॉर मोशन इज रिपीटेड आफ्टर, कौन से, आफ्टर एवरी 2 पाई बाय स्क्वायर रूट लैम्डा। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करना शुरू हो गया है। ऑसिलेट का मतलब है यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर वापस चला गया। Therefore, the motion is repeated after t is equal to 2 pi by square root lambda and particle oscillates between x is equals to minus a and x is equals to a। वो जो फिगर मैंने आपके पास थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये पोजीशन आपके पास ओ थी। यहाँ पर आप इसको खींच के लेके गए पॉइंट पी पर, यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो डिस्टेंस था वो x इज इक्वल्स टू ए था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था पी प्राइम तक, वो आपके पास डिस्टेंस क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके पास क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, और ये आपके पास क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और ये भी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। बेशक अगर आप लिखना चाहें तो मीन और एक्सट्रीम कर सकते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि पार्टिकल ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया इन दो पोजीशंस के दरमियान में। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए है। यहाँ पर मैं बेशक लिख दूं x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए। मतलब इन दोनों पॉइंट के दरमियान में उसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब आगे कुछ टर्म्स आती हैं आपके पास कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है पॉइंट ओ से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके गई, जितना फासला ये है उतना ही फासला ये है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आप एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं वो लिख देती हूँ, ये आपने लिखनी है पेपर में। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और फर्दर आपके पास कुछ टर्म्स हैं। फिक्स पॉइंट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मोशन होता है। यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट यहाँ पर क्या है, ओ है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मोशन भी कहते हैं और मेन पोजीशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मोशन, क्योंकि इसके अबाउट मोशन हो रहा है, इसके इर्द गिर्द मोशन हो रहा है। ठीक है,
कहता है एज अ पार्टिकल मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी थी जी मिनिमम। क्या थी? वेलोसिटी आपकी मिनिमम थी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास क्या थी? मैक्सिमम। वो कहता है कि जब आप पार्टिकल को खींच के लेके जाते हैं किस पर? पॉइंट पी पर, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जब ये पॉइंट पी पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये जो मैं वर्ड्स जो उर्दू में बोल रही हूँ ये आपने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? वो मैक्सिमम हो जाएगी। इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी और इस पॉइंट पर भी आपकी एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, मतलब व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, its velocity goes on decreasing. When it reaches at point P, its velocity becomes 0, but at this point the acceleration is maximum. ठीक है, और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस लैम्डा है जो हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं, और ये एक्सेलरेशन होगी टूवर्ड सेंटर की तरफ। ड्यू टू द एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन उस सेंटर की तरफ होगी तो पार्टिकल दोबारा वापस आएगा। इट विल मूव टूवर्ड पॉइंट ओ। वो पार्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से पॉइंट पी से पॉइंट ओ की तरफ जाएगा, और अब की बार वेलोसिटी पहले 0 थी, जब वापस जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या करना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, और पॉइंट ओ पर जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन वो इनर्शिया की वजह से वो पॉइंट ओ पर स्टॉप नहीं करेगा, वो उससे आगे जाएगा। जब वो मोशन स्टार्ट करेगा पॉइंट ओ से पॉइंट पी प्राइम की तरफ, तो अगेन क्या होगा? उसकी जहां पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होने शुरू हो जाएगी? डिक्रीज। और जब वो पॉइंट पी प्राइम तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, और इस पॉइंट पर अगेन उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो अब की बार यहाँ पर आने के बाद मोशन फिर इस तरफ हो जाएगा। इनर्शिया की वजह से वो फिर स्टॉप नहीं करेगा, दोबारा फिर इस पॉइंट पर आएगा, फिर एक्सेलरेशन की वजह से वो इधर आएगा, इनर्शिया की वजह से फिर इधर जाएगा, और ये इस तरीके से इसकी ऑसिलेशन पार्टिकल की 2 पॉइंट्स के दरमियान में होगी। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पी प्राइम और पी। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म जो है आपके पास वो क्या है? आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो, उसको आप टाइम जो लगता है एक वाइब्रेशन को, मतलब यहाँ से अगर आपने शुरू किया ना, यहाँ तक आने, यहाँ तक आने, यहाँ से और फिर ये सारा सिलसिला मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यहाँ से अगर आपने शुरू किया, पॉइंट यहाँ पर गया, फिर वापस आया, फिर पार्टिकल यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर आया, इस सारे प्रोसेस में जो उसको टाइम लगेगा, मतलब एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगेगा उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। और इस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला आपके पास होता है T इज इक्वल टू 2π/√λ। इसी तरीके से आपके पास एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर दें कि फ्रीक्वेंसी क्या है? जो रेसिप्रोकल होता है टाइम का वो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 1/f जो होता है, या 1/t आपके पास f के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका फार्मूला आपके पास k√λ/2π होता है। और जो भी आपके पास टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो, ये बेसिकली लैम्डा पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? लैम्डा। और लैम्डा और ये एम्पलीट्यूड पर नहीं डिपेंड करते होते, ये किस पर डिपेंड करते होते हैं? लैम्डा पर डिपेंड करते होते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास SHM मोशन था
जिसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लोअर लेवल पर भी आप लोगों ने तैयार किया होगा, 9th-10th के लेवल पर भी आप लोगों ने इसकी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है तैयार की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एग्जाम्पल्स इस चैप्टर की। Dear student, this was all about. If you are facing any sort of problem, you are always welcome in a comment section. Make your presence in a comment section in order to remove your difficulties. Keep very good care of your health. Keep us in your prayers. Allah Hafiz.